आज हम सफर करेंगे 16वीं सदी के उस दौर का जब हिंदुस्तान की जमीन पर दो बहुत बड़ी ताकतें टकरा रही थीं। एक तरफ था अपनी जड़ें फैलाता हुआ मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ मेवाड़ का वो स्वाभिमान जो सदियों से किसी के आगे नहीं झुका था। ये कहानी उस एक राजा की है जिसने सल्तनत को नहीं, आज़ादी को चुना। देखिए, इतिहासकार सतीश चंद्रा की ये बात मुझे लगता है बिल्कुल सटीक बैठती है। ये शब्द उस इंसान के वजूद को पकड़ते हैं जिसकी कहानी हम आज समझने वाले हैं। एक ऐसा शासक जिसका नाम ही बगावत और प्रतिरोध का दूसरा नाम बन गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक छोटा सा पहाड़ी इलाका इतने बड़े साम्राज्य के सामने एक चौथाई सदी तक खड़ा रहा? इसका जवाब छिपा है एक कहानी में, सम्मान की, बेहतरीन रणनीति की और उस जिद की जो कभी टूटी नहीं। तो चलिए अब कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये टकराव की चिंगारी आखिर भड़की कैसे। तो देखिए, 16वीं सदी का अंत, माहौल कुछ ऐसा था कि दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ बादशाह अकबर का मुगल साम्राज्य जो अपनी ताकत के चरम पर था, संगठित और जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। और दूसरी तरफ मेवाड़ का सदियों पुराना सिसोदिया वंश जो अपनी आज़ादी को अपनी जान से ज्यादा कीमती मानता था। राजपूत आन बान शान का सबसे बड़ा प्रतीक। प्रताप का सफर अब देखिए शुरू से ही आसान नहीं था। उनका शासन किसी जश्न से नहीं बल्कि घर की साजिशों से शुरू हुआ। उनके पिता ने अपनी पसंदीदा रानी के बेटे जगमाल को अपना वारिस बना दिया, लेकिन मेवाड़ के सरदारों को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने परंपरा निभाई और बड़े बेटे प्रताप को ही गद्दी पर बिठाया। अब जगमाल इस बात से इतना नाराज हुआ कि वो सीधा बदला लेने के लिए बादशाह अकबर की पनाह में चला गया और बस मुगलों को मेवाड़ के अंदरूनी मामलों में दखल देने का एक और बहाना मिल गया। बादशाह अकबर ने सोचा, चलो कूटनीति से काम लेते हैं। उन्होंने मान सिंह जैसे बड़े बड़े दूत भेजे, लेकिन राणा प्रताप के लिए ये सिर्फ शर्तें नहीं थीं, ये उनके स्वाभिमान का सवाल था। मुगल दरबार में हाजिर होना या नजराना पेश करना उनकी नज़र में ये मेवाड़ की आज़ादी को हमेशा के लिए ख़त्म करने जैसा था। उन्होंने हर प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए आज़ादी का मोल किसी भी समझौते से कहीं ज्यादा था। इस पूरे टकराव का एक बहुत ही दिलचस्प प्रतीक था एक हाथी जिसका नाम था राम प्रसाद। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये मेवाड़ की उस अड़ियल आज़ाद सोच का जीता जागता प्रतीक था। कहते हैं बादशाह अकबर को ये हाथी अपनी शाही फौज के लिए चाहिए था और उन्होंने इसे बार बार मांगा, लेकिन प्रताप ने हर बार साफ मना कर दिया। सोचिए, एक हाथी को ना देना ये बताता है कि मेवाड़ अपनी कोई भी चीज, छोटी से छोटी भी, सम्राट के सामने झुकाने को तैयार नहीं था। तो अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर, उस जंग पर जिसने इतिहास में राणा प्रताप का नाम हमेशा के लिए लिख दिया। 1576 हल्दी घाटी का मैदान। अब जरा फौज की ताकत देखिए, फर्क साफ था, जमीन आसमान का। एक तरफ मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना और दूसरी तरफ मेवाड़ की मुट्ठी भर फौज, जिसमें राजपूतों के साथ उनके वफादार भील धनुर्धर भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ये शाही ताकत के खिलाफ स्थानीय हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। कागजों पर तो मुगलों की जीत हुई, लेकिन असल में ये एक ऐसी जीत थी जिसका कोई मतलब नहीं था। उनका जो सबसे बड़ा मकसद था, यानी राणा प्रताप को पकड़ना या मारना, वो तो पूरा ही नहीं हुआ। प्रताप मैदान से सुरक्षित निकल गए और ये लड़ाई, ये अंत नहीं बल्कि एक नए और बहुत लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। खुले मैदान की लड़ाई तो हो गई, अब राणा ने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। उन्होंने अपनी जमीन को, अपनी पहाड़ियों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। प्रताप ने लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल दिया। उन्होंने अरावली की उन घुमावदार पहाड़ियों और घने जंगलों को अपना घर बना लिया और उनके सबसे बड़े साथी बने वफादार भील धनुर्धर, जिन्हें उस इलाके का चप्पा चप्पा पता था। अब लड़ाई आमने सामने की नहीं थी। छोटी छोटी टुकड़ियां अचानक मुगल चौकियों पर हमला करती और फिर पलक झपकते ही पहाड़ियों में गायब हो जाती। इस हिट एंड रन या कहिए छापामार युद्ध ने मुगलों की इतनी बड़ी सेना को थका कर रख दिया। देखिए, बड़े साम्राज्य की अपनी मुश्किलें होती हैं। अकबर का ध्यान जैसे ही बंगाल, बिहार और दूसरी जगहों के विद्रोह पर गया, राणा प्रताप को अपना मौका मिल गया। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। ये जो नंबर है ना 36, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उनकी लंबी लड़ाई की जबरदस्त कामयाबी को दिखाता है। 1585 के बाद प्रताप की फौजों ने एक एक करके 36 मुगल चौकियों को वापस अपने कब्जे में ले लिया। मतलब चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ फिर से आजाद हो चुका था।
इतने बड़े संघर्ष के बीच में जब हर तरफ तलवारें चल रही थीं, एक और चीज थी जो फल फूल रही थी, और वो थी कला और संस्कृति। राणा ने ये पक्का किया कि उनका दरबार हमेशा एक सांस्कृतिक केंद्र बना रहे। मतलब प्रताप की विरासत सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बल्कि कला में भी जिंदा है। उनकी नई राजधानी चावंड, जो जंगलों के बीच एक महफूज जगह थी, वो सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं थी, वो कलाकारों, कवियों और विद्वानों के लिए एक पनाहगाह बन गई। और यहीं पर उनके संरक्षण में चित्रकला की एक नई चावंड शैली ने जन्म लिया। ये इस बात का सबूत है कि बगावत सिर्फ तलवार से नहीं होती, अपनी संस्कृति को जिंदा रखकर भी की जाती है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि राणा ने अपनी विरासत को हमेशा के लिए अमर कैसे बनाया। कहते हैं अपने आखिरी पलों में भी उनकी सबसे बड़ी चिंता मेवाड़ की आज़ादी ही थी। उन्होंने शांति का कोई पैगाम नहीं दिया, बल्कि लगातार संघर्ष का आदेश दिया। अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह से एक कसम ली कि वो मेवाड़ को कभी मुगलों के हवाले नहीं करेगा और अपने पुरखों की राजधानी चित्तौड़ को वापस लेकर ही रहेगा। ये सिर्फ एक बाप का हुक्म नहीं था, ये एक पूरे वंश की आज़ादी का संकल्प था। और प्रताप की कहानी सिर्फ मेवाड़ तक ही सीमित नहीं रही। उनकी लड़ाई का तरीका, उनकी हिम्मत, ये एक मिसाल बन गई जिसने पूरे हिंदुस्तान में प्रतिरोध की एक नई लहर पैदा की। उनकी गुरिल्ला रणनीति ने दक्कन के जनरल मलिक अंबर को प्रभावित किया और मलिक अंबर से महान शिवाजी ने प्रेरणा ली। इस तरह प्रताप पीढ़ियों के लिए आज़ादी और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर किसी भी साम्राज्य की ताकत से ज्यादा बड़ी विरासत उस जज्बे की क्यों होती है जो कभी झुकता नहीं? शायद यही वो सवाल है जो महाराणा प्रताप की कहानी को आज भी, सदियों बाद भी जिंदा रखे हुए है। ये कहानी है इंसान की हिम्मत की, जो कभी नहीं मरती।